और अल्प प्राण होते हैं। देखो टोटल हमारा कल का जो टॉपिक था वो क्या था, आप लोगों का स्वर खत्म हो गया। अब स्वर का मतलब हमने ये पढ़ा था कि स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से निकलने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो टॉपिक आज का आप लोगों का रहेगा व्यंजन का। तो व्यंजन क्या होते हैं, तो इसका मतलब ये कि जब स्वर स्वतंत्र रूप से निकलने वाली ध्वनि थी तो व्यंजन क्या स्वतंत्र रूप से नहीं निकले। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे चेहरे के अंदर कहीं ना कहीं, यानी मुंह के अंदर वो कहीं ना कहीं स्पर्श करके निकलेगी। इसलिए ये कहते हैं कि जो स्वर होते हैं ना, वो जो मुख के बाहर निकलते समय क्या होता है, मुख के जो मुखांग होते हैं, मुखांगों का मतलब होता है मुख के अंग, मुख के किसी न किसी अंग से वो क्या करके स्पर्श करके निकलेगी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि स्वतंत्र ध्वनि नहीं होते, ठीक है ना। और ये हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि स्वर क्या थे, स्वतंत्र थे। अब ये स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि भाई अगर हम क को लिखते हैं तो संस्कृत से जब हमने क लिया था तो इसमें हलंत था, लेकिन जब इसके साथ हमने अ का योग किया तो ये पूरा हम क हिंदी वर्णमाला में ऐसे लिखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क। तो हिंदी वर्णमाला का जो क होगा वो ये वाला होगा। इसीलिए हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि क के साथ में अ की मात्रा है, यानी कि किसी भी व्यंजन को बोलते समय या लिखते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, स्वर का होगा ही होगा। व्यंजनों को लिखते समय या बोलते समय हम प्रयोग किसका करेंगे, अ का करेंगे, मुख्य रूप से अ का करेंगे। लेकिन हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि बिना स्वर के व्यंजन को लिखना या उच्चारण करना संभव नहीं है, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो परिभाषा इसकी यही रहेगी कि व्यंजन क्या होता है, मुख से निकलने वाली अस्वतंत्र ध्वनि। स्वतंत्र तो स्वर होगी, अस्वतंत्र ध्वनि का मतलब है व्यंजन, जो मुंह के अंदर किसी न किसी भाग से, यानी मुंह के किसी न किसी अंग से स्पर्श कर निकलती हो, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन प्राय किससे बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर मुख्यतः स्वर की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन। और इनमें मुख्य कौन रहेगा, अ रहेगा, कि अ के बिना इनका उच्चारण असंभव है, ठीक है ना। अब जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, जैसे हम बात कर रहे थे स्वर कितने थे, तो स्वर आप लोगों के कितने थे, 11 थे। वर्ण कितने थे, 46। तो अभी स्वर 11 है, व्यंजन कितने हैं, 33 है। लेकिन अगर हम दो द्विगुण को जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। अभी बात करेंगे क्या होंगे द्विगुण, क्या होंगे आप लोग के कुल स्वर। तो जो व्यंजन है, व्यंजन का अर्थ समझ आ गया। व्यंजन क्या है, अस्वतंत्र ध्वनि है ना भाई, मुंह के अंदर निकलने वाली अस्वतंत्र ध्वनि को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्योंकि स्वतंत्र ध्वनि क्या होगी आप लोगों की, स्वर होगी। अब स्वर जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन मुख्यतः हमारे कितने हैं, 33 है। यानी कि मुख्य कह लो या कुल कह लो, सभी आप लोगों को 33 ही लिखना है। अगर आप लोगों को 35 भी ऑप्शन रहता है और 33 भी रहता है तो हम क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे। अगर 33 ऑप्शन नहीं है तब हम 35 लिख सकते हैं। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन है तो आप लोग को लिखना केवल क्या है, 33 लिखना है। क्योंकि 11 स्वर 33 व्यंजन, टोटल 46। दो द्विगुण जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, दो इसमें द्विगुण जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे। अभी देखना ये कितने हैं, 44 और 46 नहीं होगा, 48 कौन बता रहा, ठीक है 46 नहीं होंगे, तो नहीं बताया। तो 46 क्या है, 46 वर्ण है। कुल हमने कहा ना वर्णमाला में कितने वर्ण है, 46 है। क्योंकि देवनागरी लिपि के अनुसार हम इन्हें 52 भी पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो वर्ण होंगे, वर्ण में 11 स्वर पढ़ेंगे हम लोग, 33 व्यंजन पढ़ेंगे, और आप लोगों का 2 क्या पढ़ेंगे, द्विगुण व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन्हें मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, 46। बात समझ है। तो 11 स्वर कल हम लोगों ने पढ़े थे। अब 33 व्यंजनों को देखते हैं। अब व्यंजनों के प्रकार देखते हैं कि जैसे कल हम स्वर पढ़ रहे थे कि स्वर में क्या होते हैं भाई, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के थे, रचना के आधार पर 3 प्रकार के थे। तो ऐसे ही जो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन में क्या होता है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने व्यंजन की बात की है कि व्यंजन कितने हैं, 33 है ना। व्यंजन कितने हैं, 33 है। अब उन 33 व्यंजनों को अगर देखते हैं तो वो केवल 3 ही प्रकार के। आप लोगों से ये पूछा जाता है कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं, तो व्यंजन कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। अब देखो नंबर 1 आता है स्पर्श व्यंजन। हालांकि हमने व्यंजन की परिभाषा में ये बताया है कि उच्चारण करते समय व्यंजन मुंह के किसी न किसी अंग से स्पर्श करके निकलेगा ही निकलेगा।
तो ये स्पर्श अलग हो गए तो स्पर्श की संख्या होती है कितनी? 25 होती है। स्पर्श का मतलब यही है कि ये मुंह के अंदर स्पर्श करके निकलते हैं, तो इसलिए हमने क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है? 25। पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी आप लोगों की? 25। इसके बाद आता है आप लोगों का अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन मतलब जिन्हें बोलते समय ध्वनि बाहर ना निकले, क्योंकि हवा बाहर निकलेगी तो बाहर होगा यानी कि उष्ण होंगे, और बाहर ना निकले तो अंतस्थ होगी यानी कि मुंह के अंदर ही रहती हो, तो इनकी संख्या कितनी है? 4। उष्ण का मतलब होता है बोलते समय हवा बाहर निकले और हल्की गर्म निकले, उष्ण क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। तो ये 4 है अंतस्थ, 4 उष्ण है, और 25 और 8 होते हैं 6। तो व्यंजनों की श्रेणी में केवल यही आएंगे 25 स्पर्श है, 4 अंतस्थ है और 4 उष्ण है, और इस प्रकार आप लोग के व्यंजन हो जाएंगे 33। इसीलिए हम लिख देते हैं व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। हालांकि जब हम 52 पढ़ेंगे तो 52 पढ़ते समय हमारे पास 2 और प्रकार आएंगे, एक द्विगुण और एक संयुक्त। अब द्विगुण का मतलब होता है जिसमें 2 गुण हो। देखो द्विगुण का मतलब क्या है? जिसमें 2 गुण होना। अब 2 गुण का मतलब क्या होता है? देखो अभी हमारा जो पढ़ेंगे हम ड और एक आप लोग का ढ पढ़ते हैं, लेकिन अगर इनके नीचे हल्की ये बिंदी लगा देते हैं, और इस बिंदी को हम कहते हैं नुक्ता। फिर क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। अब ये जो नुक्ता है ये किसका है? ये फारसी भाषा का। तो इसमें इसलिए 2 गुण हो जाते हैं, एक फारसी का और एक संस्कृत का, क्योंकि इन लोगों को हमने जो पहले आप लोग के द और ढ को लिया था, ये तो हमने संस्कृत से लिए थे ना। अब संस्कृत के साथ में हमने नुक्ता लगा किसका? फारसी का। तो जब फारसी का हम नुक्ता लगाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं आप लोगों के? द्विगुण आते हैं, क्योंकि इनमें 2 भाषाओं के गुण आ जाते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब हमने तो ये कहा था ना, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े ना कर सकते हैं। इनमें पहले ही 2 गुण है, तो इसलिए हमने इन्हें व्यंजनों में नहीं रखा है, लेकिन देवनागरी लिपि में हम इनका प्रयोग करेंगे। संयुक्त क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो 2 से मिलकर यानी कि 2 वर्णों से मिलकर बने हों, उन्हें हम संयुक्त कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आप लोगों का त्रय है, हालांकि अभी आगे चलेंगे तो स प्लस र प्लस अ लिखते हैं। आप लोगों को एक और ध्यान रखनी, इसमें 2 वर्ण है ना, तो मात्रा किसकी है? पहले वाले की या बाद वाले की? तो मात्रा हमेशा बाद वाले की होती है, यानी कि र की मात्रा है ना कि त की मात्रा। क्योंकि हम जब इसका वर्तनी विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर मात्रा लिखते हैं। तो पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर मात्रा लिखेंगे। अब ये पहले ही संयुक्त है, हमने तो कहा था भाषा की सबसे छोटी का जिससे टुकड़े ना हो, इसके टुकड़े हो पा रहे हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर बना, तो इसीलिए हम इसे वर्ण में नहीं रखते। कहने का मतलब ये देवनागरी लिपि में तो आप लोग इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन आप लोग व्यंजन में प्रयोग नहीं करेंगे। तो व्यंजन हमारे 33 ही होंगे, और अगर द्विगुण को जोड़ देते हैं तो कितने जाते हैं? 35। और अगर ये 4 संयुक्त भी जोड़ दिए जाए तो कितने हो गए? क्योंकि टोटल देवनागरी लिपि में हमें कितने पढ़ने हैं? 52। अब 11 और 33 व्यंजन, अब ये 33 हो गए। अब 33 में 2 आप लोग के कौन हो गए? द्विगुण हो गए, और 4 आप लोग के कौन हो गए? संयुक्त। तो कितने हो गए? 50 हो गए ना। अब देख लो ये कितने हो गए? 50 हो गए, क्योंकि 2 इसमें अयोग भाग जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आप लोगों के 52 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब चलो, अब देखो व्यंजनों को याद कैसे रखना है, क्योंकि टोटल जो वर्णमाला है हमारी, भाई वर्णमाला पर ही आप लोगों की संधि होगी। वर्णमाला से आप लोगों का वर्तनी विश्लेषण का जो चैप्टर है वो आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो इसमें आप लोगों का जो व्यंजन रहते हैं वो कुछ इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। पहले तो स्पर्श की मैंने आप लोगों को परिभाषा बता दी। स्पर्श क्या होते हैं? मुंह के अंदर स्पर्श करके निकलते हो तो उन्हें कहते हैं स्पर्श। ठीक है ना। अब मुंह के अंदर मैंने आप लोगों को एक बताई थी कि जब आप लोग बोलते हैं सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? आप लोगों को ये ध्यान रखना। देखो हमने कहा था वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। एक व्यवस्थित का मतलब एक क्रम में रखा है। अब क्रम का मतलब ये है आप लोगों को हवा अंदर से बाहर आ रही है, बाहर से अंदर तो नहीं जा रही बोलते समय। तो जब अंदर से बाहर आ रही है आप लोग को अंदर से बाहर ही आना है। सबसे पहले कंठ आता है। अब कंठ के बाद जैसी हवा ऊपर लगेगी तो ऊपर का जो तालु होता है मुंह के अंदर गहरा स्थान, तो पहला कंठ आएगा, उसके बाद तालु आएगा, उसके बाद जीभ काम करेगी। अब जहां पर जीभ काम करेगी उसे मूर्धा कहते हैं।
और मूर्धा के बाद, जीभ के बाद आएंगे हमारे दांत, और दांत के बाद आएंगे ओठ। यानी कि अगर हम चेहरे के अंदर देखते हैं तो हम 5 जगह स्पर्श करके निकल रहे हैं। सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद ओठ। अंदर से बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये आप लोगों को कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, 5 जगह से क्या करते हैं, 5 जगह से स्पर्श करके निकल जाते हैं। नंबर 1 कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और आप लोगों का ओठ है, ठीक है ना। अब इसी को हम कहते हैं, देखो ये हमारे 5 हो गए। तो जो स्पर्श व्यंजन है वो 5 ही प्रकार के, यानी कि अगर ये कहता है कि भाई मुख में स्पर्श करते या करने, या हम देखते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने प्रकार के होंगे, तो 5 प्रकार के होंगे। नंबर 1 आप लोगों का कंठ रहेगा, उसके बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओठ। अब याद रखने के लिए आप लोग इन्हें ऐसे कुछ याद रख सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग याद रखते हैं कटतट, कटतट भी क्यों याद रखते हैं? देखो ये क्रमबद्धता, यानी कि पहले क वर्ग आएगा, उसके बाद च वर्ग आएगा, उसके बाद ट वर्ग आएगा, उसके बाद क वर्ग आएगा, उसके बाद क वर्ग आएगा। यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है उसमें जो वर्ग की संख्या वो 5 है, और एक वर्ग में 5 वर्ण है, तो टोटल इनकी संख्या कितनी है, 25। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने हुए, 25 है, और वर्ग कितने हुए, 5। वर्ग हमने निर्धारित किए कंठ, तालु, कंठ, तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओठ। समझ आया यहाँ तक? तो इसीलिए हम ये कहते हैं, देखो क वर्ग पूरा कंठ है, च वर्ग पूरा तालु है, ट वर्ग क्या है, पूरा मूर्धा है, और प वर्ग पूरा दंत है, और प वर्ग पूरा क्या होगा, ओठ। याद है, समझ आ? तो इसीलिए हम लोग याद रखने के लिए कट तटक, कट तटक। अब कट तटक का मतलब ये है कि देखो ये एक आप लोगों को टेबल दिख रही है। अब इस टेबल में आप लोगों को ये दिया गया है कि ये जो क वर्ग है, क हो, ख हो, ग, घ, न, ये 5 के 5 कंधे होंगे, ये अगले 5 तालु होंगे, ये अगले 5 मूर्धा होंगे, ये अगले 5 दंत, ये अगले 5 ओठ। तो मेरा अगर मैंने यहाँ याद रखा कट तटक, तो मेरी ये वाली समस्या तो खत्म होगी भाई। मुझे इनके याद रखने की जो समस्या है वो आप लोगों का कौन कंठ है, कौन तालु है, क्योंकि वहां आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि आप लोगों को ये कहा गया कि घ किस प्रकार की ध्वनि। तो यहाँ आप लोगों को मूर्धा, ओठ से दंते कुछ ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं। अब मुझे पता है ख किसका है, तो क वर्ग का है। अब क वर्ग का है तो क कौन है, कंठ है, इसीलिए मैंने याद रखा कट तटक, ठीक है ना। अब कट तटक से मेरा एक कंडीशन सोल्व होगी कि यहाँ पर मेरा कंठ, तालु, मूर्धा, दंते और ओठ, इसलिए आप लोगों को वर्ग भी पूरा याद हो जाता है, ठीक है ना। अब वर्ग पूरा याद का मतलब है कि देखो तालु में कितने आते हैं, च वर्ग में कितने, तो 5 है। आप लोग ट वर्ग देख रहे हैं तो कितने होंगे, 5 होंगे। ट वर्ग देखेंगे तो 5 होंगे, प वर्ग देखेंगे तो 5। ये आप लोगों को अभी वर्ग जब आप लोग वर्ग से विश्लेषण करोगे या जब हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों को हमने ये भी बताया था कि जैसे हमने कल आप लोगों को एक नाम लिख के लिखा था ना, यानी संदीप 2 बार लिखा था ना, और एक संजय लिखा था। अब यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर रहे थे और वहां पर हमारा अनुस्वार का प्रयोग नहीं हो रहा। तो ये जो 5 होते हैं ना, ये अनुस्वार का भी काम करते हैं। और आप लोगों ने देखा हो अय्या खाली, अणा खाली, ऐसे पढ़ते हैं। तो इनमें ये 3 वर्ड जो होते हैं, ये क्या होते हैं आप लोगों के, जिनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। क्या कर रहे हैं अभी? तो ये आप लोगों का जो अनुस्वार है, क्योंकि कल हमने कहा था अयोग वाहक में अनुस्वार, अयोग वाहक में जो अनुस्वार है वो वर्ग के 5वें में बदले। तो 5वां कौन होता, वर्ग कौन होता? तो ये वर्ग, हम व्यंजनों के वर्ग की बात कर रहे थे, तो व्यंजन का वर्ग का 5वां मतलब 5वें व्यंजन, ठीक है। अब देखो यहाँ द था, अब द को अगर हम देख रहे हैं तो द का 5वां न है, तो इसीलिए हम इस अनुस्वार के स्थान पर न का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ। तो एक तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन कंठ है, कौन तालु है, कौन मूर्धा, कौन ओठ है, और ये कैसे रह जाएगा, इस कंडीशन में याद रह सकता है ना भाई, कट तटक याद रखो। बाकी आप लोगों को अंदर से बाहर की ओर आना है मुंह में, बाकी याद हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग व्यंजन पढ़ते हैं, एक होता है हमारे यहाँ प्राण। अब प्राण का मतलब होता है हवा, यानी कि बोलते समय जो आप लोगों की हवा मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं।
और ये दो प्रकार के होते हैं, एक आप लोग का अल्प प्राण होता है और एक आप लोग का महाप्राण होता है। यानी कि एक में कम ध्वनि निकलती है, दूसरे में ज्यादा निकलती है। हालांकि अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो इसके साथ भी क की ध्वनि है, अ की ध्वनि, इसके साथ भी अ की ध्वनि है। तो अल्प प्राण और महाप्राण का अंतर कैसे करें? तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग पढ़ते थे कायदे में या छोटी कक्षा में, तो ऐसे पढ़ते थे क ख ग घ, यानी कि पहले वाले की अपेक्षा दूसरे वाले वर्ण पर ज्यादा बल दिया जाता है। ऐसे होता है ना, तो पहले वाले पर कम है, दूसरे वाले पर ज्यादा है, फिर तीसरे पर कम होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा। ये कंडीशन चल रही ना भाई, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कम होगा तो अल्प प्राण होगा और ज्यादा होगा तो महाप्राण होगा। यानी कि अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, और इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है जिनके उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो देखो यहाँ आप लोगों को वर्ग अगर याद है तो वर्ग में हमें याद रखना है पहला, जब हम बोलते हैं तो पहले में ज्यादा कम निकलती है, दूसरे में ज्यादा है। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। और ऐसे ही किसी में भी चलो आप ज वर्ग में जाएंगे तो च क्या है? अल्प प्राण है। स को देखेंगे तो अल्प प्राण है, स को देखेंगे तो अल्प प्राण है, प को देखेंगे तो अल्प प्राण है। यानी कि प्रत्येक वर्ग की पहली जो आप लोग के प्रत्येक लाइन के प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा। पहले के बाद कौन होगा? तीसरा होगा, तीसरे के बाद कौन होगी? यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। ठीक है ना, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। तो अभी तक इन 25 में स्पष्ट व्यंजनों में अल्प प्राण कितने हो गए? 15 हो गए। 5 5 5, तो टोटल कितने हो गए? 15। तो अभी तक स्पष्ट में आप लोगों के अल्प प्राण कितने आए? 15 है। 11 जो सवर पढ़ रहे थे वो भी अल्प प्राण थे या महाप्राण थे? वो भी अल्प थे। जो हम सवर पढ़ के आए हैं वो भी आप लोगों के क्या है? अल्प प्राण है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों का एक तो हो गया, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये 15 क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। और जो आप लोगों के क्या होंगे? 11 सवर होंगे, वो भी अल्प प्राण होंगे। तो अभी पहले हम इसे देखते हैं तो यहाँ 100 होता है आप लोगों का अल्प प्राण महाप्राण, याद हो जाएगा। एक आप लोगों का तालु मूर्धा याद हो गया। अब उसके बाद एक होता है घोष। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। देखो घोष का मतलब क्या होता है आप लोगों का? कंपन होता है। अब जो कंपन के साथ निकले, यानी कि जिन्हें बोलते समय चेहरे के अंदर कंपन उत्पन्न हो, उसे हम सघोष कहते हैं। यानी कि कंपन के साथ, ये सघोष कहते हैं, तो उसे कहते हैं कंपन के साथ। और जो हम लोग बिना कंपन के वर्ण बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो घोष के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक आप लोगों का सघोष और एक आप लोगों का अघोष। अभी देखो याद ऐसे रख सकते हैं, सघोष अघोष है ना, तो शुरुआत अ से करते हैं या स से करते हैं? बोलते समय अ से करते हैं ना। तो पहले दो आप लोगों को अघोष याद रखने हैं। पहले दो का मतलब है पहला दूसरा, जो पहली दूसरी रो है, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा अघोष है, बाकी 3 सघोष है। यानी कि 15 सघोष है और 15 में ये बाद के हैं। वहां हम चल रहे थे अल्प प्राण महाप्राण, एक अल्प प्राण था, दूसरा महाप्राण था। लेकिन यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि पहले दो कौन है? अघोष है, उसके बाद सघोष। अब अघोष का मतलब है अ से शुरुआत होती है, क्योंकि भाई कंफ्यूजन हो सकता है भाई पहले सघोष से अघोष से, तो हमें पता है कि अ से शुरुआत करते हैं ना हिंदी वर्णमाला, तो अ से शुरुआत करते हैं तो अघोष है। क्योंकि सवर क्या थे? सघोष से अघोष थे? सवर सारे सघोष थे। और यहाँ व्यंजनों में अगर हम बात करें तो 25 में से ये 10 क्या हो गए? अघोष हो गए। याद रह जाएगा। देखो यहाँ से इस टेबल से आप लोगों को कट तालु मूर्धा दंते और उपसे ये याद रखने के लिए आप लोग कट सकत याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले कम फिर ज्यादा, वो अपने आप आ जाएगा। हमें पता है कि बोलते समय हम किसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अघोष है और उसके बाद क्या है? सघोष। तो 25 तो होते हैं आप लोगों के ये कि जो 25 है, 25 कौन थे? हमारे स्पष्ट व्यंजन थे। अब इसके बाद हमें व्यंजन कितने करने हैं? 33, क्योंकि व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो 25 हमारे समझ आए। अब 25 के बाद अभी ध्यान देंगे,
यहाँ पर जब आप लोग इसे वैसे टेबल आप लोग को याद होनी चाहिए, जब आप लोग यहाँ देख रहे थे ये ड है और ये ढ, इनके नीचे नुक्ता नहीं है क्योंकि अभी नुक्ते वाले आएंगे, तो इनके नीचे नुक्ते वाला नुक्ता नहीं है। लेकिन जब वो नुक्ते वाले आएंगे ना, हालांकि वो दो क्या होंगे, द्विगुण होंगे, यानी कि अगर हम ऐसे भी करके लिखेंगे ना तो ये इन्हीं के साथ अगर प्राण में पूछेगा, तो इनके साथ ही आएंगे। ये अल्पप्राण होगा, ये महाप्राण होगा, सघोष होंगे, दोनों सघोष होंगे। दोनों कैसी ध्वनि होगी, तो मूर्धाई होगी। दोनों क्या होगी, मूर्धाई। उच्चारण स्थान अगर यहाँ देखेंगे तो दोनों का मूर्धाई होगा, लेकिन ये लिखने में अलग दिखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में हल्का से इतना अंतर है। चलो, अब 25 व्यंजन के बाद हमने कहा था 4 क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है जिन्हें बोलते समय ध्वनि हमारी मुंह से बाहर ना निकले, इसलिए अंतस्थ का ना, अंतस्थ का मतलब है अंदर। आप ऐसे आ रख सकते हैं, जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, आप लोग की ध्वनि बाहर ना निकले, उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। इनमें एक और ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, वर्णमाला में बीच, यानी कि स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित होते हैं। बस ये ध्यान, स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित होने का मतलब ये होता है कि देखो, स्वर था स्वतंत्र रूप से निकलने वाली ध्वनि, व्यंजन क्या थे, स्वतंत्र रूप से निकलने वाली ध्वनि। अब ध्वनि दोनों में थी, लेकिन ये उन दोनों के बीच की कड़ी है, जिन्हें हम अंतस्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से यह डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्वर और व्यंजनों के जो बीच स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अंतस्थ है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे रहेगा अंतस्थ, उष्म, द्विगुण, अयोग, वाहक, बहुत सारे रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ। अब ये होते हैं 4। अब जिसे कहते हैं य, र, ल और व। देखो, य, र, ल और व, ये क्या होंगे, 4। अब यह क्या है, देखो अभी थोड़ा चलेंगे, पहले ये देख लेते हैं, य, र, ल और व, ये क्या होंगे, 4। अभी ये 4 है, वर्ग में 5 पढ़ रहे थे, ये 4 है, वर्ग में क्या पढ़ रहे थे, 5। 5वां वर्ग सबसे पहले कंठ से शुरू हो रहा था, लेकिन अब की बात की कंठ से शुरू नहीं हो रही, अगर याद रखते हैं या डायरेक्ट याद रख लो। देखो, यह क्या है आप लोग का, ये तालु, इसके बाद क्या होगा, र क्या होता है, दंत मूल या वट्टे कहते हैं। तो दंत मूल का मतलब क्या होता है, दांत के मसूड़ों से जब जीभ स्पर्श करती है बोलते समय। अभी देखो, बोलोगे तो र को बोल के देख लो, र। अब जीभ क्या लगती है, दांत पे नहीं लगती, दांत के मसूड़ों के साथ लगती है। उसके बाद ल को देख लो, ल में भी सेम कंडीशन। अब र और ल दोनों क्या होते हैं, दंत मूल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद व क्या है, ये दंत ओष्ठ है। और व को बोलोगे तो देखना, व बोलते समय होठ पर दांत लगते हैं, तो इसलिए दंत ओष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ आप लोग एक तो याद रखेंगे कि अगर इनका उच्चारण स्थान पूछते तो यह तालु, तालु के बाद कौन आता है, दंत मूल है। अब ये 2 दंत मूल, अब उसके बाद ये कौन है, दंत ओष्ठ, ये कौन है, दंत ओष्ठ है। अब ये होते हैं 4। इसके बाद इन्हीं में 2 अर्धस्वर होते हैं। देखो, अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धस्वर का मतलब होता है जो आधे स्वर का काम करते हैं। तो इन्हीं में 2 अर्धस्वर होते हैं, एक तो होता है आप लोगों का य और एक होता है आप लोगों का व। अब य और व अर्धस्वर का काम करते हैं। अभी आप लोगों से कल मैंने पूछा था, ये लिखिए, अभी एक तो होता है ए और एक होता है ओ। ये कैसे, संयुक्त स्वर है, निकल पड़े थे, संयुक्त स्वर है, ठीक है ना। सजाती है, विजाती है, विजाती है, ठीक है ना। तो यहाँ ये संयुक्त स्वर थे, ए क्या बनता है, अ प्लस ई। ए किससे बनता है, अ प्लस ई से मिलकर ए बना। ओ क्या बनता है, अ प्लस ऊ से मिलकर ओ बनता है, ये कंडीशन है। यदि हम इनका उल्टा करते, क्या करें, उल्टा करते, तो जब हम इनका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखो ये य जो होता है, ये होता है ई प्लस अ होता है, और वह क्या होता है, वो होता है उ प्लस अ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि य बराबर ई प्लस अ होता है, व बराबर उ प्लस अ होता है। अभी देखो उ है, ये आधे स्वर है, हालांकि पूरे स्वर में, अभी तो यहाँ पूरा स्वर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसे य में लिखेंगे तो ये व्यंजन है, और तोड़ के लिखेंगे तो ये स्वर है। ये व्यंजन में लिखेंगे, व लिखेंगे तो व्यंजन है,
लेकिन तोड़ के लिखेंगे तो ये सवर का काम कर रहा है। ये कंडीशन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि य और व हमारे क्या होते हैं, अर्ध सवर होते हैं। और अर्ध सवर का मतलब है कि जब हम इन्हें तोड़ के लिखेंगे तो ये सवर का काम करेंगे, और जब हम इन्हें झूठे क्यों लिखेंगे तो ये व्यंजन का काम करेंगे। तो पूछ लेता है हिंदी वर्णमाला में अर्ध सवर कितने हैं, तो अर्ध सवर कौन होंगे? अब यह मिलके बना होता है ई प्लस अ से, और वह बनके मिला होता है आप लोगों का ओ प्लस अ से। कहने का मतलब इसका एक और भी है कि यदि हलंत वाला यह हो तो इसके बराबर ई लिखेंगे ना, क्योंकि ये हलंत हटाने के लिए अ लगाते हैं, ये हलंत हटाने के लिए अ लगाते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि य के बराबर हम क्या लिखेंगे? ई, लेकिन हलंत वाले के। अब व के बराबर क्या लिखेंगे? उ लिखेंगे। अब व अगर होगा हलंत वाला तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? उ लिखेंगे। बात समझ आई? तो इसके बराबर ई है और इसके बराबर उ है, क्योंकि अगर वो ये भी लिखता है ना, यानी कि इस पर मात्रा दे हम ई की, तो ई प्लस ई हो जाएगा, ऊपर दे तो उ प्लस उ हो जाएगा, तोड़ सकते। अभी देखो ये क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। जैसे आप लोगों का व्यर्थ है ना, व्यर्थ, सब देख रहे हैं व्यर्थ, तो अर्थ सवर का प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे व्यर्थ है। अब जब भी हम इसे तोड़ते हैं तो हम इसका संधि विच्छेद वी प्लस अर्थ करते हैं। अब ये ई कहां से आया, ये कंडीशन है, ये ई कहां से आया? तो हमने कहा जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये पहले ही वह था, इसके बाद हमने ये वाला जो य है इसे हमने तोड़ा तो ये ई प्लस अ जाएगा, इसके बाद ये क्यों का तोड़, तो ये तो हो गया अर्थ। अब ये ई जाएगा व तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है कि दो अर्धसवर होंगे, एक य और एक आप लोगों का, ठीक है ना। प्रयोग कब करेंगे? जब हम इन्हें तोड़ के लिखेंगे तो ये अर्धसवर में प्रयोग होंगे, और अगर ये टूट के नहीं लिखेंगे, क्योंकि तू लिखे जाएंगे, तो इनका प्रयोग हम व्यंजन के रूप में करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में दो अर्धसवर हैं, एक य होता है और एक आप लोगों का व होता है, ठीक है ना। अभी देखो जब ये आप लोगों के अर्धसवर है ना, सवर, अब सवर इसलिए भी याद करा रहा हूँ कि ये आप लोगों के क्या है, सवर है। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि अंतस्थ सघोष है या अघोष है? आप लोग ये याद रखो कि अगर सवर है इनमें, अगर इनमें सवर है ना, तो ये सवर की कंडीशन रखते हैं, ये चारों की चारों सवर की कंडीशन रखते हैं। सवर की कंडीशन क्या थी? अल्प प्राण तथा सघोष। तो ये क्या थे? अल्प प्राण और सघोष, चारों के चारों अल्प प्राण तथा सघोष होंगे। देखो ये भी याद हो गया ना साथ में। अगर हमें पता लगा कि दो अर्ध सवर है, अब सवर की कंडीशन क्या थी? अल्प प्राण तथा सघोष थी, तो इन चारों की कंडीशन भी यही है, अल्प प्राण तथा सघोष, ठीक है ना। अब ये तालु है, ये र, दंतमूल है, ये ल, दंतमूल है, और ये आप लोगों का क्या है? हालांकि अभी ये दो बचे हैं, इन दो की कंडीशन में भी चले, एक पार्श्विक और एक लुंठित। तो अभी आप लोग को य और वह समझ आया, य और वह मतलब अर्ध सवर, और सवर अगर इनमें है तो ये सवर की कंडीशन रखें घोष के आधार पर भी और आप लोग के प्राण के आधार पर भी। तो ये चार के चार सघोष तथा अल्प प्राण होंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो इसी में दो ये अर्धसवर दिखाए गए हैं, यह और वह अर्धसवर है, मैंने तोड़ के आप लोगों को बताए हैं कि भाई कैसे ये टूटेंगे। उसके बाद र क्या होता है? र होता है लूंठी। अब र को ऐसे याद रखो, र कल हमने बताया था रीरी में, रीरी में र की संख्या कितनी थी? 3 थी। अब रीरी में र की संख्या 3 थी। मैंने ये कहा था अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसका मतलब र प्लस अ है ना, ध्यान देखो। और अगर मैं ये र लिखता हूँ तो इसे भी जब हम तोड़ेंगे तो र प्लस अ टूटेगा ना। अब दोनों में अंतर बताना, कोई अंतर है दोनों में? दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो रीरी भी तो लुंठी था, रीरी क्या था? लुंठित था। तो र को भी आप लुंठित में याद रखो। लुंठित का मतलब था जिसमें जीभ लुढ़क के चलती, ठीक है ना, मुड़ जाती है, मुड़ के जब उच्चारण करती है उसे कहते हैं लुंठित। और इसके साथ में रीरी भी याद रख सकते। यहाँ तक बात समझ आए। अब ल क्या है? ल होता है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है कि सबसे पीछे वाले हिस्से में हवा रगड़ के निकलती हो, तो ल क्या होगा? पार्श्विक होगा। देखो इस चार के चार को हम ऐसे याद रखेंगे, दो अर्धसवर है, र लुंठित है, र को याद रखा रीरी में,
अब इसके बाद ल को अलग से याद रखा, ल क्या होता है आप लोगों का पार्श्विक होता है, बात समझ आई। अब इसके बाद देखो हमने कहा था 25 स्पर्श हो गए हैं, 4 आप लोगों के अंतस्थ हो गए हैं और 4 आप लोगों के कौन जाते हैं उष्ण, इन्हें कहते हैं उष्ण संघर्षी कहते हैं। उष्ण का मतलब होता है हवा बाहर निकलनी चाहिए, हल्की सी टकरा के निकलेगी इसलिए संघर्ष कहते हैं। तो इनके उच्चारण करते समय मुख से हवा बाहर निकलती है और स्पर्श करके निकलती है मुख अंग को। हालांकि पूरे जो वर्ण व्यंजन पढ़ रहे हैं सब में यही बड़ी बात है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं उष्ण संघर्ष की हवा बाहर निकले, ठीक है ना। अब इनकी संख्या भी कितनी है 4, 4 अंतर थे, 4 उष्ण थे। यह क्या था, यह तालु था ना, उसके अकॉर्डिंग देख रहे तालु, अब मतलब स्पर्श के अकॉर्डिंग यह तालु था तो ये भी तालु है। आप ऐसे याद रखें जैसे हम पहले वर्ग में चल रहे हैं, तो चलो खैर इन्हें भी देखते हैं। तो 4 क्या होते हैं हमारे, ये उष्ण होते हैं। अब इनमें उष्ण का मतलब वही कि हवा बाहर की ओर निकलेगी और गर्म हवा निकलेगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें उसमें कौन होते हैं, देखो आप लोगों को ऐसे याद रखना है। सबसे पहले बड़ा सा आता है ना, आप लोग ऐसे पढ़ते हैं स है, एक पेट पटा सा पढ़ते और एक स आता है, तो आप लोगों को सबसे पहले किसे पढ़ना है सलगम वाला। स मतलब बड़ा स जिसे कहते हैं, जैसी भाषा वैसे ही कह रहे कि सबसे वैसे तो होते हैं स और स होते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे बड़ा स सबसे पहले, उसके बाद पेट पटाता है, छोटा बाद में आता है, कहीं भी देख लो बड़ा सबसे पहले आएगा। तो आप लोग जब स को उच्चारण करेंगे तो स में बड़ा पहले है, छोटा बाद में है, दोनों के बीच का कौन है जो आधा करते हैं पेट पटाता। तो आप लोग उसके बाद क्या है ह है। अब देखो इसके बाद क्या होगा आप लोगों का ह होगा। तो इनके जो उच्चारण स्थान हम लोग देखते हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। जैसे आप लोगों को याद रखा था कि ल क्या था, सॉरी यह क्या था तालु था, तो उसका पहला तालु है तो इसका पहला तालु है। अभी देखो एक अंतर से हवा कम निकल रही थी और एक उष्ण है तो हवा ज्यादा निकल रही है, तो ज्यादा निकलेगी तो ये महाप्राण होंगे ना भाई, ज्यादा निकलेंगे ये महाप्राण होंगे, लेकिन इनमें महाप्राण केवल 3 होंगे, सॉरी इनमें ये सारे क्या होंगे महाप्राण होंगे, क्योंकि हवा बाहर निकल रही है तो चारों के चारों क्या होंगे महाप्राण। अब महाप्राण का मतलब है देखो स यहाँ क्या है आप लोगों का तालु सलगम वाला, सलगम जो पढ़ते हैं तो वो आप लोगों का क्या है, आप लोगों का तालु है, यानी कि बड़ा तालु है सबसे पहले तालु वाला, क्योंकि कंठ दोनों में नहीं, कंठ ना तो आप लोग के अंतस्थ में है, कंठ ना ही आप लोग के उष्ण में है, क्योंकि वहां 5 पे बात कर रहे थे यहाँ 4 पे बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है मूर्धन। अब ये जो पेट पटासा है इसे कहते हैं मूर्धा का मतलब होता है जिसमें जीभ लुढ़क के मतलब जीभ उठ के चलेगी, श कहते हैं श। अब देखना श जब बोलोगे तो जीभ ऊपर लगेगी, हल्की सी साइड से दबेगी और ऊपर लगेगी तो श बोला जाएगा, और ये होता है स। अब स बोलते समय दंत मूल है, तो यहाँ स दंत मूल है, वहां दंत मूल कौन थे र और ल, र और ल दोनों दंत मूल थे, तो र और ल। अब देखना र जैसे दिख रहा ना, स को बनाने के लिए तो सी लगाया, अब र के साथ में दंत मूल याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी पेट पटासा क्या होगा आप लोगों का श, अब श क्या होगा ये मूर्धा होगा, ठीक है। अभी देखो ये तीनों के तीनों अघोष होंगे, क्योंकि सवर क्या थे सघोष थे, सवर के साथ में हमने पढ़ा कि अंतस क्या है सघोष है, अब ये क्या है अघोष है। लेकिन इनमें जो ह आता है, ह को कहते हैं सवर यंत्र ध्वनि। सवर यंत्र ध्वनि मतलब लैरिक्स होता है। आप लोगों ने अगर साइंस में पढ़ा होगा, जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं लैरिक्स और थैरिक्स। लैरिक्स क्या होता है कंठ, और कंठ के ऊपर होता है, यानी कि थैरिक्स होता है ये कंठ, और लैरिक्स होता है इसके बीच में जो कांट हुआ लग रहा है, आपने मुंह के अंदर देखा हुआ लटका हुआ दिखता है घंटा, तो वो क्या होता है वो सवर यंत्र ध्वनि होती है। कहने क्या मतलब ये है हवा उससे हला के निकलती, ठीक है ना। अब जब हवा उससे हला के निकलेगी तो वो क्या है ह। अब हलाना याद रखें ह से, हलाना हला किसे नहीं हो बीच में धातु है, अब हलाना ह है तो ह क्या है सवर यंत्र ध्वनि, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो सवर यंत्र ध्वनि। अब जब ये सवर है तो ये सवर की कंडीशन रखिएगा, ठीक है ना। ये सघोष में अगर जाते हैं तो घोष के अनुसार ये सघोष है, बाकी इसके साथ वाले तीनों अघोष थे, लेकिन महाप्राण है ये, वहां सवर अल्पप्राण दे रहे, लेकिन ये क्या है आप लोग का, ठीक है ना। अभी चारों के चारों याद हो जाएंगे स, स और स, और इसके बाद ह। ह क्या होता है सवर यंत्र ध्वनि, ठीक है ना।
ये तालु है, ये मुर्दा है, ये दंतमूल है, ये आप लोग का स्वर यंत्र ध्वनि है, 3 अघोष है, एक आप लोग का सघोष है, 4 के चारों महाप्राण है। चारों के चारों क्या होंगे? तो हर प्राण, महाप्राण और मुख के अंदर जहाँ स्पर्श करके निकल रहे वो हमारी कंडीशन हम इससे देख के आ रहे, क्योंकि व्यंजनों में यही याद रखना है कि व्यंजन हमने कहा था मुख अंगों से स्पर्श करके निकलने वाली ध्वनि ही व्यंजन कहलाती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी देखो वैसे हमारे क्या हो गए हैं भाई, हमारे 46 तो हो गए, अभी 44 हो गए, क्योंकि 33 व्यंजन हमने पढ़ लिए ना, 25 स्पर्श पढ़े, 25 आरंतर, 4 उष्ण, तो टोटल कितने हो गए? 33। 11 तो और पहले पढ़ लिए थे। अब 2 आते हैं इसमें उच्छिष्ट व्यंजन। अब देखो उच्छिष्ट क्या है, बस ये द्विगुण ही है, जो द्विगुण कह रहे थे ना, तो द्विगुण को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, इन्हीं को ताड़न जात भी कहते हैं। देखो उच्छिष्ट को ही ताड़न जात, विकसित, द्विगुण, ये सब इसी के नाम है। और ये कौन है? ड और ढ। जैसे हमने पहले बताया था कि इसमें नुक्ता लग रहा है, भाई दोनों में क्या अंतर है? यहाँ नुक्ता लग रहा है ना, वहां क्या अंतर था? ये नुक्ता नहीं था, ड और ढ था, ये नुक्ता लग रहा है। अब नुक्ते का अंतर क्या होता है? नुक्ता क्या होता है? देखो हमने इसको पढ़ लिया कि फारसी भाषा है, लेकिन इसका बोलने में प्रभाव क्या पड़ता है? देखो यहाँ आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक शब्द आता है, ये क्या है? ये जमीन है, जमीन। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ज और यहाँ नीचे नुक्ता लगा है, तो अभी क्या पढ़ा है? अभी जमीन पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा है? जमीन पढ़ा है, यानी कि हवा, जो जीव है ना, वो देखना वो बीच में से ऊपर उठ जा रही है, यानी खींच के हवा। अब ये जमीन है और ये जमीन, दोनों में अंतर हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों की ध्वनि खींचती है, नुक्ता इतना काम करता है, ठीक है ना। अब देखना अभी ढक्कन है, हालांकि इनसे भी कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती है, तो यहाँ आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो स्पर्श में 3 थे, जो स्पर्श व्यंजन है आप लोगों के, इसमें कितने ऐसे व्यंजन है जिसमें किसी नाम की शुरुआत नहीं होती, यानी कि जब आप लोगों ने पढ़ा हुआ खाली कितने जाते हैं, तो वो 3 ये खाली है, ठीक है ना, तीनों के तीनों ये खाली है ना। और वहां हम बात कर रहे थे कि अगर इनके साथ में नुक्ता लगा दिया जाए तो इनसे भी किसी की शुरुआत नहीं होती भाई, इनसे भी किसी की शुरुआत नहीं हो रही ना। और आप लोगों को ये विसर्ग दिख रहा था, इससे भी किसी की शुरुआत नहीं हो रही। स्वर में जो हमने पढ़ा था ना, हालांकि अयोग भाग है, स्वर नहीं, तो ये बात समझ जाए। तो अभी तक अगर देख रहे हैं तो 3 और 2 5, क्योंकि द्विगुण को हम लोग किसमें शामिल करते हैं? द्विगुण हमारे क्या है? ये विकसित वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत में नहीं थे, हिंदी में हमने विकास करके प्रयोग किया है, और विकास क्या किया है? इनमें नुक्ता लगाया है, ठीक है ना। तो विकास हमने क्या किया है? इसमें नुक्ता लगाया है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इन्हें विकसित व्यंजन कहते हैं। और द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत और किसके? फारसी का गुण है। नुक्ता फारसी का है, ड किसका है? संस्कृत का। तो संस्कृत और फारसी के गुण है, तो द्विगुण कहलाते हैं। और विकसित करके लिखे हैं, ठीक है ना, विकसित करके लिखे हैं, इसलिए विकसित कहलाते हैं। अभी क्या है आप लोगों का? ताड़न जात भी कहते हैं, अब इन्हें उत्क्षिप्त भी कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब ये होता है कि जहां पर जीव उठकर झटके से काम करता है, झटके से नीचे आए, यानी कि एकदम ऊपर नहीं और झटके से तुरंत नीचे आ जाए, तो उसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उसका मतलब होता है उठना, क्षिप्त का मतलब होता है गिरना, उठकर गिरना, उठकर गिरना। तो ऐसे वर्ण जहां पर एकदम से उठकर गिरती हुई जीव उसे कहते हैं उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त, ताड़न जात, विकसित, द्विगुण, सभी कौन है? ये 2 ही, ड और ढ। इनसे भी किसी नाम की शुरुआत नहीं होती। अब ये हमने कहा था कि उसी वर्ग के साथ याद रखो इसे, इन्हें आप उसी वर्ग के साथ रखोगे ना याद। अभी देखना सघोष और अल्पप्राण, सघोष और अल्पप्राण ये उन्हीं के साथ चल रहे थे, तो बीच में दिए गए हैं क्योंकि हमने कहा था बाद के 3 सघोष है, और एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। ये अल्पप्राण है तो ये महाप्राण, ये अल्पप्राण है तो ये महाप्राण है। यहाँ एक और आता है, ये आप लोगों का ये मुर्दा है, और ये आप लोगों का कौन है? ये दंतमूल था यहाँ लिखा हुआ। इसके बाद आते हैं, देखो ये आप लोगों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि उसका मतलब होता है उठना, ठीक है ना, ऊपर उठना, और छिप का मतलब होता है नीचे गिरना।
तो यही उत्थित है, ताड़नजात है, विकसित है, द्विगुण। समझ आए? अभी 33 और 2 आ रहे हैं, 33 और 2 35। अब 33 और 2 कितने हो गए? 35 हो गए। इसके बाद आते हैं आप लोग के, देखो ये अलग से डिफाइन किया हुआ कि विकसित क्यों कहा जाता है और द्विगुण आप लोगों का क्यों कहा जाता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है ना? अब नुस्खा किसका है आप लोगों का? ठीक है ना? अब उसके बाद से संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 4। अब देखो जो संयुक्त व्यंजन है, सबसे पहले तो ये बात रहती है कि ये जो होते हैं इनमें एक स्वर रहित होता है। रहित का मतलब होता है जिसमें स्वर ना हो, और एक स्वर सहित होता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी त्रय लिख के दिखा था ना, त्रय क्या था? त प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो त प्लस र प्लस अ लिखेंगे, लेकिन ये जो ध्वनि इसकी है, इसकी नहीं। तो हमें याद रखना, संयुक्त जो व्यंजन है उसमें एक व्यंजन बिना ध्वनि का होगा, दूसरा ध्वनि वाला होगा। तो पहला व्यंजन बिना ध्वनि का है, दूसरा ध्वनि वाला है। ठीक है ना? दूसरा क्या होगा आप लोगों का? ध्वनि वाला होगा। तो ये क्या होता है आप लोग का? त्रय होता है। आप लोग जैसे पढ़ते त्रय है, तो यहाँ क्या होगा आप लोग का? हालांकि चारों के चारों लिखे हैं, अभी चल रहे हैं। तो त्रय का मतलब होता है स प्लस ये। अभी देखो यहाँ आप लोग पे ये क्या है? 4 अक्षय, त्रय, ज्ञानी और त्रय, ये है। अब इसमें आप लोग को ये ध्यान रखना कि कौन किससे बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को अगर हम पूछते हैं जो अक्षय है ये क्या बनता है? क प्लस ये कौन है? देखो इसके नीचे हलंत है, तब अ अलग लिख सकते हैं, वहां लिखने की हल्की सी मिसप्रिंट है। इसके नीचे क्या आप लोगों का? हलंत है, तब इसके बाद हम अ लिखेंगे तो अक्षय हो जाएगा। अब यहाँ एक और बात ध्यान रखेंगे, वहां ये पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में, देखो हिंदी वर्णमाला में इस वर्ण से पहले कौन सा वर्ण आता है? देखो ये जो टूट रहे हैं ना, टूट जिससे रहे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इससे पहले क लिखेंगे, वहां ऑप्शन में होगा। इससे पहले अगर तरह से पूछता है तो त लिख लेंगे, यानी तो ज लिखेंगे तो स लिखेंगे। ठीक है? अभी देखो ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग इनको इसलिए याद रखें, क प्लस पेटरा प्लस अ होता है तो अक्षर बनता है, त प्लस र तो प्लस अ। करना कुछ नहीं है, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर मात्रा, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर मात्रा। अब देख लो, अभी ये देखना, ऊपर वाला आधा क लिखते हैं ना आप लोग ऐसे, अगर मैं नीचे उंगली रख दूं तो ऊपर क्या लिखते हैं? आधा क लिखते हैं ना, तो मैंने आधा क लिख दिया। ये क्या लिखते हैं कि, और जब आप लोग ये लिखते हैं, दिख रहा है ये किसका काम करता है? करता नहीं करता? लिखते हैं ना। तो ये वाली जो कंडीशन बननी है ऊपर खाली ये दिख रहा है ये बात, तो ये इसमें आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इसके बाद मात्रा किसकी है? अ की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ देखना, ये त है, नीचे र है, ये अ है, ये त है, ये र है, ये अ है, कोई दिक्कत नहीं, त्रय होगी। अब यहाँ देखना, ये ज जैसा दिख रहा है, सबसे पहले तो ये ना, ये ज दिख रहा है। अब ये देख लो, ये ज दिख रहा है। अब ज के बाद हमने क्या किया, इसमें आप लोगों को ऐसे करके दिखाना, यानी कि यहाँ से ऐसे करके दिखाया जाए। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये आप लोग का ये कंडीशन है ना अहिया वाली। ठीक है ना? अब यहाँ भी इसके साथ में हलंत है, उसके बाद अ की ध्वनि है। अब त्रय है तो यहाँ बड़ा सा है, ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या है आप लोगों का? बड़ा सा है, क्योंकि अगर आप लोगों को जैसे श्रृंगार लिखते हैं ना, श्रृंगार ये शुद्ध वर्तनी में आता है, तो ये इसका मतलब ये आधा स है, और स भी ये बड़े वाला है, क्योंकि इसी स में हम ये मोड़ने का काम करते हैं, बाकी किसी में करते नहीं। तो यहाँ क्या आप लोग का स प्लस और र है, और प्लस अ है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रय हो जाए। जैसे श्री मध्यश्रम रिश्वम ऐसे लिखते हैं, इसको सब भी लिखते हैं। ठीक है ना? तो 4 क्या हो गए? देखो अभी हमने पढ़ा 11 स्वर, 33 व्यंजन, 33 में आप लोग के 25 स्पर्श, 4 अंतर, 4 उप। इसके बाद 4 हमने 2 पढ़े द्विगुण और 4 पढ़े संयुक्त, तो कितने हुए? 50। 52 का हो गया, तो 50 हुए ना। 2 बचे अयोग भाग, उनके बारे में भी हमने कम बात की थी पहले। ठीक है ना? तो इसमें यहाँ आप लोगों का क्या बचता है? 2 बचेंगे अयोग वाहन, जिनकी बात हमने स्वर में की थी, और वो होते, एक होता है अंग और एक होता है अह। ये मिलके बना होता है अनुस्वार से। ये जो बिंदी होती है ऊपर से क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और ये जो 2 बिंदी होती है
ये विसर्ग कहते हैं। और ये दोनों ऐसे हैं जो लेखन में व्यंजन का काम करेंगे और बोलने में स्वर का काम करेंगे। देखो लेखन में व्यंजन का इसका तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे संधि लिख के दिखा था ना, ये संधि। अब इसका अगर हम विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग का कैसे प्रयोग करेंगे? तो देखो ये जो विसर्ग होता है ना, ये विसर्ग, जब आप लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो ये किसमें जाता है? ये आधा र हो, आधा स। अब स कोई भी आधा हो, बड़ा स हो, पेट फटा सा हो या सा हो, कोई भी आधा हो या ओ की ध्वनि हो, तो जब हम वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो ये विसर्ग इनमें बदलेगा। तो ये व्यंजन है, इन्हें आप लोग देखेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। इसीलिए अयोगवाहक उच्चारण की दृष्टि से स्वर कहलाएंगे और रचना की दृष्टि से व्यंजन कहलाएंगे। तो इसमें मैं 2 अयोगवाहक और जोड़ देता हूं, तो ये देवनागरी लिपि के अनुसार आप लोग के 52 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएंगे? 52 वर्ण हो जाएंगे और उसके साथ आप लोगों का टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ आप लोगों को ऐसे रहता है, जैसे वर्णमाला में हमारे अभी हमने पढ़ा 4 संयुक्त पढ़े ना, ये देखो 4 संयुक्त है ना। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये लिख के दे दूं, आप लोगों ने पढ़ा ना विद्यालय में, क्योंकि आप विद्यालय ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या है? जबकि वर्णमाला में ऐसे कहीं नहीं आना। तो मैंने पहले ही बताया कि पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर मात्रा लिखनी। आप ये देखो बना कैसे रहा है। तो अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये क्या है? द है ना। और इसी तरह से मैं नीचे यहाँ अगर तोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? यानी कि अगर इस तरह का कोई आए तो ये क्या है? ज है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है आप लोगों का द प्लस य प्लस अ होगा, ठीक है ना। जबकि ये वर्णमाला में नहीं था, ये ऐसे में इसलिए लिख के बता रहा हूँ। एक तो ये आप लोगों को संधि में परेशान करेंगे, दूसरा ये परेशान कहाँ करते हैं, आप लोगों से पूछता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त है। अब मैंने तो ये पढ़े थे, वो मेरे पास है नहीं, हमने पढ़ा नहीं, तो वहां वो आ गया तो क्या करेंगे? तो ये कंडीशन है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, जहां भी 2 वर्ण मिलते हो वहां संयुक्त होगा। क्या आप लोग ऐसे करके लिख लो या आप लोग द में व लिखते हैं तो ये व है, आप लोग द में र लिखते हैं तो ये भी संयुक्त है, आप लोग प में र लिखते हैं तो भी संयुक्त है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ ट के नीचे र लगाते हैं तो ये भी संयुक्त, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है जहां 2 वर्ण हो और पहले की मात्रा ना हो दूसरे की मात्रा हो। तो यहाँ भी प, देखो यहाँ ट है तो पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर मात्रा। अब इसका मतलब ये होता है, देखो ये तो हो गया द प्लस य प्लस अ, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर मात्रा। अब यहाँ अगर मैं जाता हूँ, देखो व इसे तोड़ दे द प्लस व को, तो पहले द लिखेंगे उसके बाद व लिखेंगे, लेकिन ये हलंत वाला ये भी हलंत और उसके बाद अ। मात्रा किसकी है? ये इसकी। प लिखेंगे तो पहले ऊपर वाला प प्लस र प्लस अ, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों से वो पूछता है कि निम्न में से कौन संयुक्त है, तो कई बार ये ऑप्शन में नहीं होते, तो ऑप्शन में कैसे रहेंगे? फिर वो ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे भी ऑप्शन रहते तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जहां भी 2 व्यंजन मिलते हो वो संयुक्त कहलाएगा, वो वर्णमाला में हो या ना। देखो ये तो हो गया संयुक्त के लिए जहाँ कंफ्यूजन होने से। एक होता है द्वित व्यंजन होता है। अब द्वित व्यंजन का मतलब होता है जहां पर 2 व्यंजन, जहां पर 2 व्यंजन एक साथ हो। अभी देखना एक पक्का है, अब 2 व्यंजन है, क्योंकि से तोड़ेंगे तो क प्लस क टूट रहा है, अभी कच्चा है तो च प्लस च टूट रहा है, म प्लस म टूट रहा है। यानी कि 2 व्यंजन एक ही जैसे एक स्थान पर प्रयोग होंगे तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें क्या कहेंगे आप लोग? द्वित व्यंजन। और इसके साथ आप लोगों की आज हिंदी वर्णमाला कंप्लीट होगी। और इसकी पीडीएफ मैंने कहा था वो ऐप पे डाली हुई है, ऐप डाउनलोड कर लियो। ये है क्या नाम? संकल्प सोनतीपुर के नाम से, ठीक है ना, प्ले स्टोर से मिल जाए, ठीक है ना। वो नहीं तो मैसेज कर दी थी रात को।